Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of March 2026. तो गाइज आज है तारीख 11 मार्च 2026 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 75,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर अपने लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को वहीं से डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सीचल्स को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जैसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल के साथ में। हमारे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या डिफरेंट आर्टिकल्स जो भी आपको देखने को मिलेंगे, सभी जगह पर इसकी चर्चा हो रही है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे अपने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। वैसे लास्ट ईयर मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि इंडोनेशिया जो हमारा कह सकते हैं ज़्यादा दूर तो नहीं, पास में ही एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री देखने को मिलेगा, ये हमारे साथ डील कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। तो इंडोनेशिया ने फाइनली यहाँ पर कह दिया है कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो ये पूरी डील है वो फाइनलाइज कर दी गई है भारत से। तो भारत से अब यहाँ पर इंडोनेशिया दूसरा कंट्री होगा जो ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करेगा। अच्छा, दूसरा कंट्री तो मतलब पहला कंट्री कौन सा है? तो आपको शायद याद आ रहा होगा साल 2022 में फिलीपींस नाम का जो ये पहला कंट्री है दोस्तों, इसने ब्रह्मोस मिसाइल भारत से परचेज किया था। नाउ इंडोनेशिया सेकंड कंट्री होगा जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करेगा। ब्रह्मोस के रिगार्डिंग बहुत सारे स्पेसिफिक डेटा है जो आपने पढ़ना है। ब्रह्मोस के वेरिएंट्स के बारे में पढ़ना है। आपको पता है ब्रह्मोस का एक प्रोडक्शन यूनिट रिसेंटली लखनऊ के अंदर में ओपन करा गया है ना, वो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आइए बात करते हैं आपने क्या क्या याद रखना है इस आर्टिकल से, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है ऑब्वियसली आप इसको एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। आज अखबार में बहुत सारी खबरें हैं जो आप लोगों ने कवर करनी है विद डिटेल्स, वो सब कुछ मैं आपको बताता चलूंगा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊंगा। हर एक आर्टिकल के साथ छोटे छोटे प्रश्न मिलेंगे, उनके आंसर्स आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में देते चलिएगा। चलिए दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को छोटी छोटी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर स्पेसिफिक डिटेल शेयर कर रहा हूं, उसको यहां पर अच्छे से पढ़िएगा। ये आप लोग अपने स्क्रीन पर नीचे की साइड में देख पा रहे होंगे। ब्रह्मोस को लेकर छोटे छोटे डेटाज यहां पर मेंशन करे गए। चाहो तो आप लोग अपने छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज यहां पर ये सब पीडीएफ में इंक्लूडेड रहने वाला है। तो सबसे पहली क्वेश्चन, वाई इंडोनेशिया नीड्स इंडियाज ब्रह्मोस मिसाइल। इंडोनेशिया को आखिरकार जरूरत क्या पड़ गई भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की, और भारत का यह ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है क्या? दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो हमने डिस्कस किया कि इंडोनेशिया ने फाइनलाइज कर दी है ब्रह्मोस मिसाइल की एक पर्टिकुलर डील, और इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद में दूसरा फॉरेन बायर बन चुका है भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का। और ये जो डील हो रही है लगभग 300 से लेकर 450 मिलियन डॉलर्स की होने वाली है। ये जो हम ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करवा रहे हैं, किसको स्पेशली सेल कर रहे हैं? इंडोनेशिया को। इससे इंडोनेशिया का जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है दोस्तों, वो बूस्ट होता नजर आएगा। क्योंकि रिसेंट तौर पे इंडोनेशिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसको उन्होंने नाम दिया है मिनिमम एसेंशियल फोर्स। तो ये इनका मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। इंडोनेशिया कोशिश कर रहा है अपने देश की मिलिट्री को मॉडर्न करने की। ठीक है, नए नए वेपन से आप कह सकते हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ये मेन पर्पज है इंडोनेशिया का। तो ये जो मिसाइल है ये भी आप देख पाओगे बहुत चर्चाओं में रही है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पर बहुत चर्चाओं में रही है, जिसकी वजह से अगेन इंडोनेशिया काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस हुआ था। इंडोनेशिया काफ़ी इंस्पायर हुआ था कि हाँ भारत से ब्रह्मोस परचेज करेंगे। तो ये मिसाइल जैसे इंडोनेशिया के पास जाएगा, इंडोनेशिया का मैरीन डिफेंस सेक्टर भी मजबूत होता नजर आएगा। क्योंकि इंडोनेशिया के पास में एक समुद्र पड़ता है दोस्तों, नॉर्थ नटूना सी। तो उस समुद्र की प्रोटेक्शन यहाँ पर इंडोनेशिया कर पाएगा, क्योंकि इंडोनेशिया और चाइना के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल जाते हैं साउथ चाइना सी को लेकर। तो उस दौरान कई बार जो चाइना की नेवी है वो इंडोनेशिया के वाटर्स में, यानी इंडोनेशिया की जो समुद्र की टेरिटरी है उसमें एंटर कर जाती है। तो इंडोनेशिया कोशिश कर रहा है कि अपने पास में इस तरीके से मिलिट्री को प्रिपेयर करके रखना, ताकि भविष्य में कभी ज़रूरत भी पड़े तो आपस में ये लोग भिड़ सकें। तो इसलिए मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का ये नाम दिया गया है। नाउ क्वेश्चन इज, ये ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एग्जैक्टली क्या है? तो आइए वो डिस्कस करते हैं। ब्रह्मोस एक प्रकार का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं और क्रूज मिसाइल्स होते हैं, एग्जैक्टली इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। आप लोगों को पता है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो किधर से, फॉर एग्जांपल ये लॉन्च साइट है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करनी है, ये टारगेट है जहां पर हमें ये मिसाइल दागनी है। तो बैलिस्टिक मिसाइल में मेन पर्पस यही होता है कि ये पहले एटमॉस्फेयर से ऊपर जाएगा, अर्थ से बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद में एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा, ग्रेविटी का यूज करते हुए आके अपने टारगेट को हिट करेगा। जबकि क्रूज मिसाइल के अंदर में ऐसा नहीं है। क्रूज मिसाइल में सिंपली आप देख पाओगे मिसाइल अपने लॉन्च साइट से उठेगा और सीधा जाकर अपने टारगेट को हिट करेगा। तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसको किसने डेवलप किया है?
है, ये एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है दो कंट्रीज के बीच का, इंडिया और रशिया। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जो बॉडी है उसका नाम है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो रशिया की बॉडी है दोस्तों वो है एनपीओ। दोनों ने मिलकर इस ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के अंदर में बनाया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब क्वेश्चन यह है कि इसका नाम जो है ये ब्रह्मोस क्यों रखा गया? ये दो नदियों के ऊपर में नाम रखा गया है। सबसे पहले आप देख पाओगे भारत के अंदर में ब्रह्मपुत्रा नदी है और रशिया के अंदर में मोस्कवा नदी है। तो ये मोस्कवा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर दोनों नदियों के नाम को कंबाइन करके नाम रख दिया गया ब्रह्मोस, क्योंकि भारत रशिया ने मिलकर इस मिसाइल को डेवलप किया है। फिर क्वेश्चन आता है ब्रह्मोस मिसाइल के कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स के बारे में। तो जैसे हमने डिस्कशन किया है कि ये एक क्रूज मिसाइल है, लेकिन इसकी स्पीड आपको याद रखना जरूरी है। इसकी स्पीड है माक 2.8 से लेकर माक 3 के आसपास, यानी जो साउंड की स्पीड होती है ऑलमोस्ट साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, माक मतलब स्पीड ऑफ साउंड, और माक 3 मतलब क्या है, जो ध्वनि की स्पीड है। जब कोई इंसान बोल रहा है दूसरे को जितनी देर में सुनाई दे रहा है, ये जो स्पीड चल रही है साउंड की, इससे 3 गुना ज़्यादा तेजी से ये मिसाइल चल सकता है। ठीक है, एक वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल की कैटेगरी के अंदर में इसको हम लोग आज के समय पर शामिल करते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि सर हमने मिसाइल का टाइप समझ लिया, मिसाइल का इंपॉर्टेंस समझा है ना, मिसाइल की स्पीड समझी, अब ये कितनी दूर तक जा सकता है, रेंज क्या है? देखो, स्टार्टिंग में जब इस मिसाइल को बनाया गया था तो इसकी ओरिजिनल रेंज थी 290 किलोमीटर्स। अभी नए वर्जन में इसकी रेंज को 400 किलोमीटर कर दिया गया है। अब ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वर्जन भी आ रहे हैं, दूसरे नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, जहां पर इसकी रेंज को लगातार हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है कि इस ब्रह्मोस मिसाइल को सर लॉन्च कहां से करेंगे? क्या इसमें कोई लिमिटेशन है? कोई लिमिटेशन नहीं है। इस मिसाइल को कहीं से भी आप लॉन्च कर सकते हैं। ये ट्राई सर्विस आप कह सकते हैं कि दोनों तीनों सर्विसेज के लिए है, आराम से लॉन्च कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं नेवल शिप की, अपने जहाज़ों से लॉन्च करना हो कर सकते हैं। लैंड बेस्ड लॉन्चर, यानी कि क्या आर्मी लॉन्च कर सकती है? बिल्कुल, आर्मी अपने लैंड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च कर सकती है। हमारी नेवी अपने जहाज़ों से लॉन्च कर सकती है, सबमरीन से लॉन्च कर सकती है। एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकती है। तो कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो इसमें कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इंडिया की जब बात करते हैं तो इंडिया में दोस्तों याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर मिसाइल को इंडियन आर्मी को भी दिया गया है, नेवी के पास में भी है, एयरफोर्स के पास में भी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा वो एयर लॉन्च वर्जन है। एयर लॉन्च वर्जन को याद रखिएगा, सुखोई 30 MKI के साथ में इंटीग्रेट किया गया है, जोड़ा गया है। ये इसमें एक बहुत ही ज़्यादा खास बात है। एयर लॉन्च वर्जन में आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मान लो हमारी एयरफोर्स ब्रह्मोस को दाग रही है तो वो कौन से एयरक्राफ्ट से दागेगी? सुखोई Su-30 MKI से यहाँ पर ये दागेगी। इस मिसाइल में एक और फैसिलिटी आती है, कैपेबिलिटी भी कह सकते हो, वो है सी स्किमिंग की। समुद्र के पास में जब लॉन्च करेंगे तो समुद्र की बिल्कुल, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं ये समुद्र है, तो समुद्र से बिल्कुल सटता हुआ, ज़्यादा दूरी नहीं, बहुत कम गैप होता है, ये समुद्र के जस्ट बिल्कुल ऊपर से उड़ता हुआ जाकर अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इससे फायदा यहाँ पर यह है कि जब समुद्र के ऊपर से उड़कर जाएगा तो रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, रडार बहुत मुश्किल से डिटेक्ट कर पाएगा। उसके अलावा दुश्मन अपने मिसाइल से हमारे इस ब्रह्मोस मिसाइल को भेद नहीं पाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये हाईली इफेक्टिव मिसाइल है, हाईली इफेक्टिव एंटी शिप वेपन। दुश्मन के जहाज़ को अगर हमें डिस्ट्रॉय भी करना है ना, तो उसके लिए ये ब्रह्मोस मिसाइल एक वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल के तौर पर देखने को मिला है। और यही सब चीज़ें देखते हुए, क्योंकि इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है, अपने आसपास के मैरीटाइम बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडोनेशिया चाहता है कि भाई इनको ब्रह्मोस मिसाइल मिले। और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो है नॉर्थ नटूना सी, जो इंडोनेशिया के पास में ही है। और क्योंकि ये समुद्र का हिस्सा कहीं ना कहीं क्लैश पॉइंट बन जाता है चाइना और इंडोनेशिया के बीच में। आपको चाइना की हरकत पता ही है, चाइना कभी भी जागता है, कहता है ये टेरिटरी हमारी है, इस टेरिटरी में हमारा रूल हुआ करता था, वही सब चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए कई बार इंडोनेशिया और चाइना के बीच में फ्रीक्वेंट टेंशंस भी क्रिएट हुए हैं। चाइना की जो तटरक्षक हैं, कोस्ट गार्ड शिप, वो कई बार इंडोनेशिया की मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर में एंटर कर जाते हैं। तो इंडोनेशिया चाहता है कि भाई ये जितना भी टेरिटरी जो हमारी है, हम क्लेम करते हैं इस टेरिटरी को, हम इसकी प्रोटेक्शन करें, और इसके लिए उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। तो ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया के लिए इस तरीके से हेल्प करेगा, उनके एनर्जी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को बचाएगा, उनके नटूना आइलैंड की प्रोटेक्शन करेगा, और चाइना के अगेंस्ट में भी यहाँ पर एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा ये ब्रह्मोस मिसाइल। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई अभी तक इंडोनेशिया के पास में कोई दूसरा मिसाइल नहीं था क्या? इंतजार कर रहे थे लंबे समय से कि भारत से ब्रह्मोस ही परचेज करेंगे? ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ब्रह्मोस जो है दोस्तों दूसरे बाकी सारे मिसाइल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, ये माना गया है, क्योंकि इंडोनेशिया ऑलरेडी बहुत सारी मिसाइल्स को ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल फ्रांस की मिसाइल है जो इंडोनेशिया ने परचेज कर रखी है, उसका नाम है एक्सोसेट MM40 ब्लॉक 3।
फिर रशिया से इन्होंने परचेस कर रखी है याकॉन्ट, चाइना से ले रखी है C705। लेकिन ये सारी की सारी जो मिसाइल्स है दोस्तों, इनमें से ज़्यादातर मिसाइल से सब सोनिक वाली हैं, जिनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है। याद रखिएगा, इनकी स्पीड माक 1 से भी कम है, यानी कि साउंड की स्पीड से लगभग यहाँ पर मतलब 1 गुना ज़्यादा इस तरीके से है, जिनको भेदना बहुत मुश्किल है, बहुत धीरे चलते हैं। जबकि ब्रह्मोस मिसाइल आप देख पाओगे तो ये सुपरसोनिक स्पीड के साथ में आती है, ना कि सबसोनिक स्पीड के साथ। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। इसमें जो स्पीड दी गई है वो माक 2.8 से लेकर माक 3 के हिसाब से दी गई है, यानी कि साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा। जिसको इंटरसेप्ट करना, यानी दुश्मन इसको रोक सके, ये दुश्मन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इन सब मामलों में कि हाँ भाई, हमने पहले फिलीपींस को अपने मिसाइल बेचे, अब हम इंडोनेशिया को बेच रहे हैं, इसके लिए, इसकी वजह से भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, भारत के लिए यहाँ पर क्या महत्व आपको देखने को मिल जाएगा, आइए थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। सबसे पहला फायदा है दोस्तों डिफेंस एक्सपोर्ट ग्रोथ। भारत की जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हमारा टारगेट ये भी है कि हम 50,000 करोड़ से ज़्यादा का जो हथियार है वो एक्सपोर्ट करें अलग अलग कंट्रीज़ को, ये हमारा टारगेट है। तो ये सब जब फिलीपींस को हमने बेचा, अब इंडोनेशिया को बेचेंगे, कुछ और कंट्रीज़ भी यहाँ पर आएंगी लिस्ट में, जो अपना विचार बनाएंगी कि हम भी भारत से ब्रह्मोस परचेज करेंगे। तो इससे इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है। सेकंड क्या है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे हैं, और इंडोनेशिया दोस्तों आसियान का हिस्सा है, याद रखिएगा। ठीक है, आसियान कंट्रीज का हिस्सा है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इनके साथ में रिलेशंस और बिल्टअप होते हुए नजर आएंगे। बाकी साउथ चाइना सी के अंदर में आप समझ जाओ, भारत के जो वेपन्स हैं उन वेपन्स का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहने वाला है, क्योंकि साउथ चाइना सी में ही इंडोनेशिया या दूसरे कंट्रीज, चाहे फिलीपींस की बात करें, वो भी इन्हीं पर्टिकुलर रीजन के अंदर में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला है। ठीक, जो भी बातें मैंने आपको बताई आप उसको रिवाइज कर सकते हैं अपने छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर के जरिए। ये रिवीजन पॉइंटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मदद करेंगे आपके पूरे आर्टिकल को रिवाइज करने में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं दोस्तों। फिर अब एक छोटा सा यहाँ पर आप लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ। ये एक सेकंड रुकना, ये प्रश्न देखो, ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बनाकर दे दिए हैं, जो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे कि कौन कौन सा रीजन है। आप नटूना सी के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, नटूना आइलैंड के बारे में याद रखिएगा, इसमें इंडोनेशिया का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। जब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो ये छोटा सा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न यह है, इसका आंसर आप लोगों ने हाथों हाथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है, कि यहाँ पे बात हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल की, कि ये जो नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, ये कौन सी 2 नदियों से मिलकर बना है, ज़रा बताएं फटाफट। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्रा या मॉस्कवा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्रा एंड वोल्गा, ऑप्शन नंबर सी गंगा एंड मॉस्कवा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडस एंड वोल्गा। फटाफट यहाँ पर इसका आंसर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक हम आते हैं अपने सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे फ्रंट पेज पे देखोगे तो 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल आपको नजर आएंगे आज अखबार में। ये वाला जो टॉपिक है कि भाई लोकसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन यहाँ पर उठ चुका है अगेंस्ट द रिमूवल ऑफ स्पीकर। तो लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला साहब, इनको रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन पास हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। अब ये वाला टॉपिक जस्ट मैंने आज के मॉर्निंग वाले वीडियो में ही डिस्कस किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जस्ट सर्च करना 11 मार्च 2026 दीपा यादव एजुकेशन करंट अफेयर्स, मॉर्निंग वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने आज ही डिस्कस किया है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही, कुछ घंटों पहले ही डिस्कशन हुआ है, तो वहाँ से कवर कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत बार पढ़ा रखा है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने आप लोगों को वहाँ पर सॉल्व करवा रखे हैं। अभी फिलहाल जिस आर्टिकल पर आपने ध्यान देना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। इसमें बात हो रही है कि जो गैस है या एलपीजी गैस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एलपीजी गैस के लिए भारत को नए सोर्सेज खोजने पड़ रहे हैं, क्योंकि वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप लोगों को पता है बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो आज के समय पर भारत में नहीं आ पाएंगे। जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कच्चा तेल वेस्ट एशिया वाले रीजन से ही सबसे ज़्यादा आता है, तो प्रॉब्लम लगातार एक्सपैंड हो रही है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग एलपीजी की बात करते हैं या एलएनजी की बात करते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अब ये एलपीजी तो भाई इंडिया में कुकिंग पर्पज़ के लिए बहुत ज़रूरी है ना। भारत का जो ये एलपीजी आउटपुट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे घरों के अंदर में, हमारे देश के अंदर, घरों के अंदर गैस के अंदर में ये एलपीजी इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर इसका शॉर्टेज हो जाएगा, ये बहुत महंगा हो जाएगा, तो इससे हम लोगों को बहुत परेशानी होगी। इसके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि एलपीजी का शॉर्टेज ठीक है हो रहा है, हम समझ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एलपीजी भारत में आता है कतर से, है ना। तो कतर से ही सबसे ज़्यादा एलपीजी एक्सपोर्ट होता है। तो इंडिया कह रहा है कि थोड़े दिनों की प्रॉब्लम है, थोड़े दिनों की प्रॉब्लम झेल लो, अदरवाइज हमने डील कर ली है दूसरे कंट्रीज़ के साथ में, यूएसए के साथ में और नॉर्वे के साथ में। तो अब ये जो लिक्विडफाइड नेचुरल गैस है, एलएनजी है, ये यूएस और नॉर्वे से आ जाएगा। क्वेश्चन यह है कि इतना टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि यूएस नॉर्वे थोड़ा सा दूर हैं,
तो वहाँ से दोस्तों आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए शॉर्ट टर्म बेसिस पर थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अदरवाइज जैसी सप्लाई शुरू हो जाएगी आपका यहाँ पर कह सकते हैं ये जो एलपीजी और एलएनजी है ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, इसकी सप्लाईज यहाँ पर वापस से फिल कर दी जाएंगी। अब दोस्तों यहीं पर इस आर्टिकल से हमें 2-3 बातें सीखने को मिलती हैं। आप समझ रहे होंगे कि डाइवर्सिफिकेशन का कितना ज़्यादा बड़ा रोल होता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, कि मतलब एक कंट्री अगर किसी एक ही देश के ऊपर में निर्भर रहेगा, फॉर एग्जांपल कतर से ही हम लोग सबसे ज़्यादा एलएनजी मंगा रहे थे, एलपीजी मंगा रहे थे, तो अगर कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, अब जैसे वेस्ट एशिया में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ पास नहीं हो रहे हैं, खतरा बहुत है, तो इसका शॉर्टेज हो गया। अगर यही चीज़ यहाँ पर हम लोग पहले से ही डाइवर्सिफाई कर लेते, पहले से ही हम लोग 5 अलग-अलग देशों से मंगा रहे होते, अगर हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं उन कंट्रीज़ के ऊपर, तो आज ये प्रॉब्लम ना होती कि हाँ भाई एक देश से दिक्कत हो रही है, दूसरे देश से मंगा लेंगे। अब क्या है, हमें अर्जेंट में नई डील करनी पड़ रही है, नई तरीके से बातचीत करनी पड़ रही है, तो नेचुरल गैस को हम लोग यूएस और नॉर्वे से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब यह इतनी दूर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा लगेगा क्योंकि जहाज़ बहुत दूर से आएंगे, है ना, तो जो चार्जेस वगैरह है वो एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, लेकिन फिर भी शॉर्टेज से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहने वाला है ये सिचुएशन, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ज़्यादा लंबे समय तक शॉर्टेज नहीं रहेगा, कुकिंग फ्यूल जल्दी मार्केट में वापस से अवेलेबल हो जाएगा। ये बात इस आर्टिकल में बोली गई है। और ये जो क्राइसिस हुआ है एलपीजी क्राइसिस को, इसी वजह से इसको शॉर्ट क्राइसिस कहा गया है। कुछ समय की दिक्कत है, जल्दी से इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अब एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या याद रखना है, ये तो करंट अफेयर है भाई, न्यूज़ में बना हुआ है। एग्जाम के लिए जो ध्यान में रखना है वो छोटे छोटे नोट्स हैं जो मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं इसी आर्टिकल से। और वो छोटे छोटे नोट्स दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जस्ट नीचे देखने को मिल जाएंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में। तो नेचुरल गैस और एलपीजी का शॉर्टेज भारत में क्या सिचुएशन है। इंडिया रिसेंटली यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म शॉर्टेज को फेस करता है, शॉर्ट टर्म शॉर्टेज थोड़े समय के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया ने दूसरे नए सोर्सेज को खोज लिया है, यूएस और नॉर्वे, जिससे हम लोग परचेज करेंगे। तो एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाए कि एलपीजी क्या केवल भारत में कतर से आती है और दूसरे कंट्री से नहीं आई है इंडिया में, तो यूएस और नॉर्वे से भी आई है। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है। अब क्वेश्चन है कि जो करंट समय पर गैस का शॉर्टेज हुआ है, एलपीजी का शॉर्टेज हुआ है, इसके पीछे के मेजर कारण क्या है, रीज़न क्या है। रीज़न वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो गैस है ये ना प्रोड्यूस हो पा रही है, ना ही मार्केट में अवेलेबल हो पा रही है। तो जो शॉर्टेज है, अब ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में डिमांड तो ज़्यादा है उस चीज़ की, अब डिमांड कम है, सॉरी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। उस चीज़ की डिमांड जैसे पहले थी अभी भी वैसे ही है, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम भारत के लिए ये भी है कि हम भाई इंपोर्ट्स के ऊपर में ज़्यादा निर्भर हैं, है ना। इंडिया अपने नेचुरल गैस का या एलपीजी रिक्वायरमेंट का एक मेजर पोर्शन इंपोर्ट करता है अलग अलग कंट्री से। इससे पहले सिचुएशन देखोगे तो इंडिया केवल इंपोर्ट कर रहा था गैस को, मेनली जो ये गैसेस वगैरह एलपीजी वगैरह आ रहा है भारत में, इसका मेन सप्लायर कतर है भारत के लिए। लेकिन अभी सिचुएशन खराब होने की वजह से हमें सप्लायर चेंज करना पड़ रहा है, हम यूएस और नॉर्वे से मंगाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कॉस्टिंग ज़्यादा लगेगी, बट जैसे मैंने आपको बताया समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी हमारे देश के अंदर में सारा कार्गो अवेलेबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट के मेजर्स, सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं ताकि भारत में एलपीजी सप्लाई की कमी ना हो, इसके ऊपर में। तो देश के अंदर बोल दिया गया है जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी का प्रोडक्शन करना शुरू कर दो। ये बात खुद हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की साइड से बोली गई है। इन सभी ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को बोला गया है कि भाई एलपीजी प्रोडक्शन को बढ़ा दो। जो प्रोपेन और ब्यूटेन है, क्योंकि आपको पता है ना दोस्तों, एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, घर में सिलेंडर यूज़ करते हो, उसमें क्या है, उसमें प्रोपेन है और ब्यूटेन है। प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों यहाँ पर याद रखिएगा। तो प्रोपेन और ब्यूटेन यहाँ पर प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। तो इसको जितना जल्दी हो सके एलपीजी के प्रोडक्शन में लगा दो, ये बात हमारी मिनिस्ट्री की साइड से बोली जा रही है। फिर जब हम एलएनजी की बात करते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसमें हम लोग मेजरली मीथेन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ध्यान में रखिएगा इसको। मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करता हूँ, तो एक छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा रिगार्डिंग एलपीजी वर्सेस एलएनजी। आइए फटाफट यहाँ पर इस छोटे से डिफरेंस को कवर करते हैं। पहली चीज़, अगर हम कंपोजिशन देखेंगे तो एलपीजी में क्या होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चाओं में बहुत है। एलपीजी में होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, जबकि एलएनजी की जब हम बात करते हैं तो एलएनजी में प्राइमरीली होता है मीथेन CH4, और मीथेन के साथ साथ यहाँ पर प्रोपेन वगैरह यूज़ हो सकता है, ट्रेसेस वगैरह यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। एलपीजी में खास बात क्या है, एलपीजी के एप्लीकेशन क्या है, एलपीजी का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। घर के अंदर में जो गैस सिलेंडर्स हैं उसके अंदर, हीटिंग पर्पस के लिए, ऑटो गैस के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए एलपीजी का इस्तेमाल होता है। जबकि एलएनजी का यूज़ कहाँ पे होता है, एलएनजी का इस्तेमाल होता है पावर जनरेशन के लिए, इंडस्ट्रियल फ्यूल के पर्पस से, इवन जो मैरीन फ्यूल होता है यानी कि जो हमारे जहाज़ वगैरह होते हैं उनको पावर जनरेट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बहुत सारे हैवी ट्रांसपोर्टेशन वाले आइटम हैं, हैवी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हैं,
जो सामान को इधर से उधर ढोने के लिए जाने जाते हैं, उनमें डीजल का उपयोग होता है। तो आप एलएनजी को एज अ ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, एलएनजी को एज अ ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल किया जा सकता है डीजल का। तो ये इन दोनों के उपयोग हैं। मेन कॉम्पोजिशन याद रखिएगा, एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन, और एलएनजी के अंदर प्राइमरीली आपको मीथेन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। फिर दूसरे फोटो में दो छोटी छोटी बातें और हैं, उसको भी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा इम्पोर्ट सोर्सेज के बारे में, कि भारत के अंदर में जो एलपीजी आता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है। ये आता है दोस्तों कतर से। कतर सबसे बड़ा सोर्स है। उसके बाद यूएई से, कुवैत से, सऊदी अरेबिया से। अब क्वेश्चन यह है कि ये सारे के सारे कंट्रीज उसी रीजन में प्रेजेंट है जहाँ पर वॉर छिड़ा हुआ है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर अब हमें चेंज करना पड़ रहा है सप्लायर। हमें यूएसए या फिर नॉर्वे से अभी के समय पर ये अपने एलपीजी की ज़रूरत पूरी करनी पड़ रही है। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है कि एलपीजी के शॉर्टेज की वजह से आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री के ऊपर में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जैसे रेस्टोरेंट्स के लिए, उसके अलावा होटल्स के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस शुरू हो चुका है। आज जितने भी कमर्शियल कुकिंग गैस शॉर्टेज हो रही है, ये कुकिंग गैस की जो शॉर्टेज है, इसकी वजह से क्या है, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा जगह जगह पर वीडियोस वगैरह जो आपको नजर आ रही हैं कि भाई इस वाले रेस्टोरेंट में केवल चाय और कॉफ़ी अवेलेबल है, दूसरा सामान नहीं मिल पाएगा ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ द कुकिंग गैस। तो किस किस के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, रेस्टोरेंट्स के ऊपर, होटल्स के ऊपर में, फूड सर्विस बिजनेस के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के प्राइसेस आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैंने बताया ये जो क्राइसिस है ये शॉर्ट टर्म बेसिस पर है, क्योंकि सिचुएशन बहुत जल्दी इंप्रूव कर दी जाएगी। इंडिया उसके लिए काम कर रहा है। चलिए, अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ पर इस वाले प्रश्न को सॉल्व करना है। इसका आंसर आप लोगों ने नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर द प्राइमरीली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी। इनमें से कौन कौन सी गैसेस हैं, ये तीन गैसेस दी गई हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन। इनमें से वो कौन कौन सी गैसेस हैं जिनका प्राइमरी तौर पे यूज़ किया जाता है एलपीजी के प्रोडक्शन में। ज़रा फटाफट यहाँ पर इसके बारे में आंसर बताएं। नीचे आपको यहाँ पर ये दिए गए हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दीजिए दोस्तों आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नव अगला आर्टिकल है पेज नंबर 13। आपको दो टॉपिक मिलेंगे बिजनेस पेज पर। बिल्कुल बिजनेस पेज पर आपको ये दो आर्टिकल मिलेंगे। एक आर्टिकल यहाँ पर ये नजर आएगा जहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है। कोरोना के समय पर जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जो भारत से बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, ये 7 देश हैं जो भारत से बॉर्डर को शेयर करते हैं। इन 7 देशों से दोस्तों जो भी इन्वेस्टमेंट भारत में आता था उसके ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, रोक लगा दी थी एक नियम के तहत, जिसको नाम दिया गया है प्रेस नोट 3। क्या नाम दिया है, प्रेस नोट 3। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना होगा। आगे मैं छोटे छोटे पॉइंट्स दूंगा, डोंट वरी। तो दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि ये देश हमारे देश में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके ऊपर थोड़ी सी रोक टोक है, उस रिस्ट्रिक्शन को अभी के समय पर हटाया जा रहा है। तो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर 2020 रूल्स को अभी के समय पर थोड़ा सा चेंज किया है। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया जा रहा है। चाइना अब थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भारत में कर पाएगा कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पॉलीसिलिकॉन, जो इसमें बात हो रही है वो आपको समझाऊंगा। फिर एक आर्टिकल बिजनेस पेज पर यही है, ये भी है, जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में दोस्तों डिस्कशन हुआ है कि जो अभी तक एलपीजी के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया था सरकार ने, अब सरकार ने नेचुरल गैस के लिए, ध्यान में रखिएगा, नेचुरल गैस के लिए भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को इन्वोक कर दिया गया है देश में। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है, इस वाली लिस्ट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, आपके लिए बेहद ज़रूरी टॉपिक है ये। तो न्यूज़पेपर ऐसे ही पढ़ना होता है, आर्टिकल आर्टिकल के साथ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन निकालो, कुछ इसमें से ऐड अप करो, कुछ अलग से स्टैटिक डेटा ऐड अप करो, तब आपका एक होलिस्टिक कंटेंट रेडी होगा, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रेडी होगा। क्योंकि ये न्यूज़पेपर केवल यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं बना है, ये सभी लोगों के लिए पढ़ने के लिए बना है। आपको छोटे छोटे फैक्ट्स इसमें से निकालने होंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, चलो पहले इस वाले आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, तभी आपको मज़ा आएगा चीज़ों को समझने में। तो दोस्तों स्क्रीन में बस खाली आप नीचे देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी, ठीक है, और मज़ा भी आएगा चीज़ों को समझने में। आपके नोट्स भी जनरेट हो रहे हैं। तो आर्टिकल से यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यूनियन कैबिनेट ने 2020 रूल्स को अभी के समय पर कुछ चेंज किया है और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को वापस से अलाउ किया है कि हाँ भाई चाइना वाले वापस से आएँ, इन्वेस्टमेंट करें भारत के अंदर में, ठीक है। तो बेसिक तौर पे ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है दोस्तों क्योंकि 2020 के अंदर में एफडीआई नियम के अंदर में थोड़ा सा चेंज किया गया था। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर से कोई कंट्री आके हमारे देश के अंदर में किसी कंपनी में अपना निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने 2020 के एफडीआई के नियमों को बदला था, इसके रूल्स में थोड़े से बदलाव करे थे। और बदलाव करके क्या हुआ, हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कुछ कंट्रीज के ऊपर में। वो कौन सी कंट्रीज थी जो भारत के साथ में लैंड बॉर्डर को शेयर करती थी, जिसमें चाइना भी शामिल था। मेन टारगेट हमारा चाइना था,
ठीक है। अब चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसके अलावा बांग्लादेश है ना, नेपाल है, भूटान है, ये जितनी भी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, इनसे जो इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा था उसके ऊपर हमने रोक लगा दिया था 2020 में। कारण क्या था? क्योंकि 2020 में हम कोई चीज़ परचेज नहीं कर पा रहे थे। कोविड 19 की वजह से अगर हम इन्वेस्टमेंट बार बार लेते रहते, ये कंपनीज मतलब ये देश हमारे देश के अंदर में हमारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते, तो हमारी देश की कंपनीज को खुद का लॉस हो रहा होता। हमारी देश की कंपनीज जो खुद प्रोड्यूस कर रही हैं उसको हम कम वैल्यू दे रहे होते। इसके लिए 2020 में एफडीआई के नियमों में बदलाव किया गया था और इन सब देशों के इन्वेस्टमेंट के ऊपर में थोड़ी सी रोक लगा दी गई थी। और ये जो रोक लगाई गई थी दोस्तों, ये नियम कहलाता है प्रेस नोट नंबर 3। ये 2020 का है, एग्जामिनेशन में याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बताओ प्रेस नोट 3 क्या होता है। प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकता है, मेंस में भी सवाल बन सकता है। तो 2020 में इंडिया ने ये सख्त कानूनों को, सख्त नियमों को एफडीआई के ऊपर में इम्प्लाई किया था। और कौन कौन सी कंट्रीज जो बेसिक तौर पे भारत से बॉर्डर को शेयर करती है, इस बात को रट लेना, याद होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। और वो कौन कौन सी कंट्रीज आपको दोस्तों देखने को मिल जाएंगी जिसको कवर किया गया था प्रेस नोट 3 के अंदर में? तो उसमें है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये सारे कंट्रीज जो भारत से बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो प्रेस नोट 3 के तहत यहाँ पर ये जितनी भी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, ये कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही थी, रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर इन देशों से आता था तो पहले सरकार उसको इन्वेस्टिगेट करती थी, फिर उसके बाद में अप्रूवल देती थी, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था। ठीक है। तो इसकी वजह से जो चाइना का इन्वेस्टमेंट था भारत की कंपनी में, वो भी रुक गया था। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसको क्यों लाया गया, क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई गई? भाई बाहर का इन्वेस्टमेंट आना अच्छा है, कोविड के समय पर यह अच्छा नहीं था। ठीक है। और उस समय पर क्या हो रहा था, चाइना बहुत तेजी से अपने इन्वेस्टमेंट्स लगातार हमारी कंपनीज के अंदर में डाल रहा था, तो इस वजह से हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया। अब क्वेश्चन यह है कि वापस से इन रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा हल्का कर दिया गया है, आसान कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया है। तो अभी के समय पर सरकार ने क्या चेंज करा है, सुनिएगा। कैबिनेट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स कर दिया है, थोड़े से ईजी कर दिया है। अब ईजी में क्या चेंज हुआ है? सबसे पहली बात यहां पर हो रही है कि नेबर कंट्रीज की जो कंपनी है, ठीक है, अब वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, लेकिन अप टू 10% बेनिफिशियल ओनरशिप इन इंडियन कंपनीज। भारत की कंपनीज में 10% बेनिफिशियल ओनरशिप तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरा कंट्रोल ही ये ले लेंगे, नहीं। आप ऑटोमेटिक रूट के जरिए, क्योंकि एफडीआई में आपको पता है एक ऑटोमेटिक रूट के जरिए आता है, गवर्नमेंट रूट के जरिए आता है, जहां पे गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। यहां पर बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के 10% तक आप इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपके पास में स्टेक्स का कंट्रोल नहीं आएगा। ये बेनिफिशियल ओनरशिप है। बेनिफिशियल ओनरशिप का मतलब यह है कि जो रियल पर्सन है या रियल कंपनी है, जो अल्टीमेटली यहां पर उस कंपनी को ओन करती है, इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल कर रही है, इन्वेस्टमेंट को ओन कर रही है, वो वाली ओनरशिप इनको दे दी जाएगी। लेकिन एक लिमिटेड ओनरशिप है, लगभग 10% के हिसाब से। बिना सरकारी अप्रूवल के आप कंपनी में 10% तक बेनिफिशियल ओनरशिप को गेन कर सकते हैं, इतना अप्रूवल दिया गया है। इससे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो बस खाली यही एक छूट दी गई है। ठीक है, समझ गए? अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो अप्रूवल है, ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं है। छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े इन्वेस्टमेंट्स के लिए यहां पर यह अप्रूवल है। अब ये जो कंपनीज जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगी भारत में, उनको सबसे पहले सारी डिटेल्स को रिपोर्ट करना होगा। जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सारी डिटेल्स जो है वो सबमिट करनी होगी डीपीआईआईटी को, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को। जिससे क्या रहेगा, सारी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। जो भी इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री से बाहर आ रहा है, हमारी निगरानी उसके ऊपर में रहेगी। हम उसको मॉनिटर कर सकेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट किस क्षेत्र में आया है, ये इन्वेस्टमेंट सही है या गलत है। अब क्वेश्चन यह है वो कौन कौन से सेक्टर्स है जिसको अभी के समय पर इन्वेस्टमेंट के लिए चुना गया है। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पर ये 4 से 5 सेक्टर्स को चुना है कि ये कंट्रीज इन वाले सेक्टर्स में ही आकर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। जो अभी इनको ये थोड़ा सा आसान किया गया है ना नियम, केवल कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के लिए। और वो कौन कौन सी इंडस्ट्री है? इसमें सबसे पहली इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तीसरा पॉलीसिलिकॉन प्रोडक्शन और चौथा है इंगॉट वाटर मैन्युफैक्चर, वेफर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर कौन सी हैं? सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का ही क्षेत्र यहाँ पर इन कंट्रीज़ के लिए खोला गया है कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हो तो इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से आप अपना इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहीं पर ना कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं। क्वेश्चन ये उठाए गए हैं, इंडिया ने 2020 के बाद लगभग 6 साल बाद इन नियमों को रिलैक्स कर दिया है, ईजी कर दिया है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो कुछ पॉसिबल रीजंस में सबसे पहला कारण यहां पर बताया गया है वो है अट्रैक्टिंग मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाहर विदेश से ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आ सके और खासकर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें, यह हमारा मेन पर्पस है। सप्लाई चेन को मजबूत कर सकें,
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी के ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है बाहर की वो इंडिया में आ सके। तो इसलिए यहाँ पर इन नियमों को रिलैक्स किया गया है ताकि थोड़ा-सा इकॉनमी को हम लोग बूस्ट कर सकें। अब ये छोटे-छोटे रिविज़न पॉइंटर्स दिए गए हैं, प्रेस नोट 3 क्या है ना? पॉलिसी में क्या बदलाव है, कौन-कौन सी कंट्रीज़ को इन पॉलिसी में कवर किया गया है, पुराना नियम क्या कहता था, नया अमेंडमेंट 10% तक बेनिफिशियल ओनरशिप तक इन्वेस्टमेंट की इजाज़त देता है ऑटोमेटिक रूट के ज़रिए, कौन-कौन से सेक्टर्स को कवर किया गया है और सबसे बड़ी बात, इस वाले सेक्टर में अप्रूवल भी जल्दी मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो ये छूट दी गई है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसमें छूट 60 डेज़ तक की है। मतलब कहने का यह है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 60 डेज़ में अप्रूवल मिल जाएगा, तो बहुत जल्दी-जल्दी ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं भारत के इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर में। नाउ अब आपके सामने यहाँ पर दोस्तों एक छोटा-सा क्वेश्चन है, ज़रा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न है प्रेस नोट 3 2020, ये भारत सरकार ने यहाँ पर इशू किया था। ये जो प्रेस नोट 3 है, ये किस चीज़ को लेकर डील करता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़ को लेकर डील करता है, या फिर बी, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ को लेकर डील करता है, या फिर डिजिटल पेमेंट रेगुलेशन को लेकर डील करता है, या फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है अलग अलग कंट्री से, स्पेशली जो भारत के साथ बॉर्डर को शेयर करती हैं, उसको लेकर डील करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी पढ़ा है, आराम से आप इसका जवाब दे पाएंगे। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। इस आर्टिकल में दोस्तों बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है, इन्वोक कर दिया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट फॉर द नेचुरल गैस अलोकेशन। तो अभी तक आप देख पाओगे जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया गया था वो एलपीजी के लिए था, कि भारत में एलपीजी का शॉर्टेज ना हो, एलपीजी का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट किया जाए, मैक्सिमाइज किया जाए, ये गवर्नमेंट जोर दे रही थी। अब देखोगे दोस्तों सिचुएशन क्या है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एलपीजी के साथ साथ नेचुरल गैस के लिए भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हो रहा है, तो नेचुरल गैस को भी प्रोड्यूस किया जाए। अब देखो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का मेन पर्पज़ क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, कुछ एसेंशियल आइटम्स जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरतमंद कमोडिटीज़ हैं, है ना? यही तो मेन पर्पज़ है ना। तो इन कमोडिटीज़ का कहीं से भी किसी प्रकार से गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि होता क्या है, आपने कोविड के समय पर देखा कि पता था कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर का शॉर्टेज हो रहा है, लोगों ने स्टॉक करके रख लिया पहले से ही, जिसको बोलते हैं होर्डिंग करना। अब जब स्टॉक करके रख लिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई? प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि बाद में जब शॉर्टेज हो गया, ये महंगे हो गए, तो ब्लैक में लोगों ने बहुत बहुत महंगे बेचे, मजबूरी है लोगों की खरीदना। तो वही बोला जा रहा है कि भाई ऐसी सिचुएशन मत बना देना, चाहे वो एलपीजी का मामला हो, चाहे वो नेचुरल गैस का मामला हो। कोई भी कंपनी होर्डिंग करके ना रखे स्टॉक, उनको लग रहा है कि भाई आगे शॉर्टेज होगा तो ज़्यादा प्राइस में ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, काला बाजारी होगी उसकी, ये अगर सोच के चल रहे होंगे तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हो चुका है, और अगर ऐसा होगा तो पेनल्टीज चार्ज होंगी, सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है अगर कोई होर्डिंग वगैरह का काम करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है। तो इसलिए यहाँ पर ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लगता है। समझ में आ गया ये क्या है? अब देखो बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको छोटे छोटे नोट समझा रहा हूँ, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की एक पर्टिकुलर लिस्ट रिसेंटली न्यूज़ में आई है, तो वो न्यूज़ वाली लिस्ट को पढ़ लेना, क्योंकि प्रश्न बन सकता है। नीचे ऑप्शन में आपको कुछ अलग अलग आइटम्स दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि बताओ इनमें से कौन कौन से आइटम हैं जिनको एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में कवर किया जाता है। देखिए दोस्तों नोट्स स्क्रीन पर नीचे की तरफ। नाउ ये आर्टिकल है दोस्तों, इस आर्टिकल की ये रही हमारी इन्फॉर्मेशन। जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, 1955 का यहाँ पर ये कानून देखने को मिलेगा। कंटेक्स्ट क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को इन्वोक कर दिया है एनर्जी क्राइसिस के समय पर, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो जियोपॉलिटिकल स्ट्राइक हो रही हैं, ईरान पे जो जियोपॉलिटिकल स्ट्राइक हो रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरा खतरे में है, उसी की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को साथ में लागू किया जा रहा है, इसी वजह से ये चर्चाओं में। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट एग्जैक्टली इज एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आखिरकार है क्या, ये यहाँ पर प्रश्न है। तो दोस्तों ये है एक सेंट्रल लेजिस्लेशन, केंद्र सरकार का एक कानून 1955 में लाया गया। इसका मेन पर्पस ये था कि जितने भी एसेंशियल आइटम्स होते हैं उनका प्रोडक्शन, उनकी सप्लाई और उनका डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई मार्केट के अंदर में पैनिक क्रिएट करने के लिए पहले से ही कोई आइटम है, एक बार नमक के साथ हो गया था, याद है कि लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा कि शॉर्टेज हो जाएगा, महंगा बिकने लग गया था। तो ये इस तरीके से मार्केट में सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ की जब बात होती है तो ये एक्ट क्या करता है कि मेन आइटम्स का प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करें। इसका मेन पर्पस यही है कि होर्डिंग को रोकना, लोग स्टॉक करके ना जमा करें, ब्लैक मार्केटिंग ना करें। उसके अलावा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को ये प्रमोट करता है
ये कहता है कि भाई रीजनेबल प्राइस में, ऐसा ना हो कि यहाँ पर उटपटांग दामों में ये बेचा जा रहा है, रीजनेबल प्राइस में यहाँ पर ये फेयरली लोगों तक पहुंच सके, ये हमारा मेन पर्पस होता है। अब इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, जरा उस उद्देश्य को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों तक ये जरूरतमंद आइटम्स हमेशा, चाहे वो क्राइसिस का समय ही क्यों ना हो, हमेशा सही दाम में पहुंचता रहे। कोई आर्टिफिशियल तौर पे कमी ना क्रिएट की जाए। प्राइस मैनिपुलेशन के लिए मैंने बताया ना, कई बार मार्केट में पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है किसी आइटम का शॉर्टेज दिखाने के लिए, ये शॉर्टेज होने वाला है, ठीक है जल्दी जल्दी स्टॉक कर लो, फिर उसको ब्लैक मार्केट में बहुत महंगा महंगा बेचा जाता है। तो ये एक्ट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही मेन उद्देश्य है इसका। अब इस एक्ट के मेन फीचर्स क्या हैं, जरा उन फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर है दोस्तों इस पर्टिकुलर एक्ट का, वो है एसेंशियल कमोडिटीज का डिक्लेरेशन, कि कौन सा आइटम एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट में आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा। तो दोस्तों ये जो एसेंशियल कमोडिटी होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं, ये वो आइटम है जो हमारे इस एक्ट के अंदर में मेंशन करे जाते हैं। लेकिन ये डिसाइड कौन करता है, हमारी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले डिसाइड नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले हमारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, राज्य सरकार के साथ मिलकर बातचीत करेगी, कंसल्ट करेगी, और बातचीत करने के बाद में वो डिसाइड करेगी कि किस कमोडिटी को इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ऐड करना है और किस कमोडिटी को हटाना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है। प्रश्न आप लोगों से यहां से भी बन सकता है, ठीक है। फिर स्टॉक की लिमिट क्या होती है कि भाई आप स्टॉक जमा करोगे तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई स्टॉक की एक लिमिट होगी, ट्रेडर्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, इससे ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा नहीं करोगे, ये होर्डिंग को रोका जाएगा, क्योंकि स्टॉक इकट्ठा करोगे पैनिक क्रिएट होना शुरू हो जाएगा मार्केट के अंदर में। फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का एक और मेन फीचर है, वो है प्राइस रेगुलेशन, कि भाई जितने भी एसेंशियल गुड्स हैं, जो ज़रूरतमंद सामान है, चाहे वो फूड ग्रेन हो, अनाज हो, एडिबल ऑयल हो, शुगर हो, इनके प्राइस को बेसिक तौर पे फिक्स करके रखना, ताकि मार्केट को अच्छी तरीके से रेगुलेट किया जा सके, मार्केट में कोई भी इस तरीके से इनस्टेबिलिटी जैसी चीज़ें क्रिएट ना हो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहीं पर क्वेश्चन यह है कि अगर कोई ये बात ना माने, तो कोई ट्रेडर है ये बात नहीं मान रहा, वो स्टॉक करके रख रहा है, पैनिक क्रिएट कर रहा है, तो भाई उसके ऊपर पे पेनल्टीज चार्ज की जा सकती हैं अंडर दिस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। अब वो क्या है, देखो जो वॉयलेशन होंगे, जब भी किसी ऑर्डर का यहाँ पर उल्लंघन किया जाएगा तो इसमें सज़ा हो सकती है 3 महीने से लेकर 7 साल तक। इवन फाइन्स वगैरह भी इंपोज किए जा सकते हैं, फाइन और सज़ा साथ में हो सकती है, याद रखिएगा। और जो अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पर इन कमोडिटीज़ को जब्त कर सकती हैं कि मान लो कोई ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल हो रहा है, व्हीकल्स का या एनिमल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये एक्ट वॉयलेट किया जा रहा है, तो जो अथॉरिटी है वो उन लोगों के सामानों को, उनकी गाड़ियों को जब्त भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया है। तो ये एक्ट जब लगता है ना, तो ये एक्ट कब लगता है, जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हो रही हो, जब कोई वॉर और फैमिन वाली सिचुएशन हो रही हो। जैसे अभी 2026 का दृश्य है, 2026 में भी एग्जैक्टली यही चल रहा है कि जो एनर्जी क्राइसिस है, यूएस, इजराइल, ईरान के बीच का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से एक क्राइसिस हो रहा है। तो इसके लिए ही दोस्तों यहाँ पर ये जो एक्ट है इसको हमने इम्पोज करा है। या फिर कभी जो नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, कोविड-19 पैंडेमिक वगैरह समय पर, मास्क और सैनिटाइजर के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाया गया था, है ना, समझ में आ गया। या फेस्टिव सीजन के लिए ये एक्ट वगैरह लगाया जाता है, ताकि जो एसेंशियल आइटम है, वीट है, शुगर है, इनके प्राइसेस में ज़्यादा चेंज ना आए, मार्केट ज़्यादा लड़खड़ाए ना। तो इसी के लिए यहाँ पर ये लगाया जाता है, ताकि मार्केट को हम लोग रेगुलेट कर सकें। अब ये छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर्स है, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि पेनल्टीज़ क्या है, कब लगता है, इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको दी गई हैं। लेकिन साथ ही में दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है, अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, 1955 का जो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इसके तहत जो पावर होती है किसी भी आइटम को इस एक्ट के अंदर में ऐड करने की और रिमूव करने की, वो पावर किसके पास होती है? क्या ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, या ये पावर केवल और केवल पार्लियामेंट के पास होती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके, बातचीत करके यहाँ पर इस एक्ट को इन्वोक करता है। या फिर आप कह सकते हैं कि नीति आयोग के पास में ये पावर होती है कि ये किसी भी सामान को आइटम में इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो ये पावर किसके पास है, ये आपने बताना है। अभी ये आर्टिकल समाप्त नहीं हुआ है, इसमें एक और छोटा सा पोर्शन बचा है दोस्तों। वो पोर्शन क्या है, वो है इसमें इसकी लिस्ट। अच्छा, ये रही वो लिस्ट। ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955 का, इसमें एसेंशियल कमोडिटी की एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाई गई है। ये लिस्ट पढ़ लीजिएगा, काम की है, बहुत ही ज़्यादा काम की है, क्योंकि पूछा जा सकता है, नीचे ऑप्शन में दे देगा ये अलग अलग नाम और पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन कौन सा आइटम है जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर में आता है। तो इसमें दोस्तों इस एक्ट ने क्लासीफाई किया है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को एज अ एसेंशियल कमोडिटीज़, जिसमें सबसे पहले है ड्रग्स,
हमारी दवाइयाँ, फर्टिलाइज़र में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या मिक्स फर्टिलाइज़र, फूड स्टफ़ में एडिबल ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल, ये सब यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कवर होते हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो कुछ और आइटम्स आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रॉ जूट एंड जूट टेक्सटाइल, सीड्स ऑफ फूड क्रॉप्स एंड सीड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कैटल फॉडर जिसमें ऑयल केक्स हैं या दूसरे और कंसनट्रेट्स, कोयले में कोक और दूसरे और डेरिवेटिव्स कोल, ये सब कुछ चीज़ें प्रेजेंट हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर में, कि भाई इन सब आइटम्स के ऊपर में ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू होता है ताकि इन सबको अच्छी तरीके से रेगुलेट किया जा सके। बाकी ये आपको बता ही चुका हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार के साथ मिलकर कंसल्ट कर कर डिस्कस करती है किस आइटम को इस एक्ट में रखना है और किस आइटम को इस एक्ट से हटाना है। नाउ ये है आपके सामने एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज एन एसेंशियल कमोडिटी अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ये 4 आइटम्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पूछता है कि इन चारों आइटम में से या इन चारों कमोडिटीज़ में से वो कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो कौन सी पर्टिकुलर कमोडिटी देखने को मिलती है जो आज एसेंशियल कमोडिटी के अंदर में लिस्टेड नहीं है। कोयला है, फर्टिलाइज़र है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स हैं। चलिए आंसर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, ऐसा सेम प्रश्न भी आपको मिल सकता है। तो आज का डिस्कशन यहाँ पर इतना ही है। यही थी जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी। ठीक है, आज थोड़ा सा मेरे टैब के अंदर में इशू हो चुका है, इस वजह से मुझे सेशन ऐसे करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसी चक्कर में तो बिज़ी हो गया था, इसी चक्कर में लाइव नहीं ले पाया और फिर उसके बाद में मुझे रिकॉर्डेड सेशन ऐड करना पड़ा। अब सिचुएशन ये है कि कैसी भी सिचुएशन हो काम करना है ना, चाहे कितनी भी सिचुएशन बिगड़े अपना सेशन आना चाहिए, सेशन आएगा चाहे कुछ भी हो। और कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो उसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव निकालने की मेरी कोशिश होती है कि भाई इससे बढ़िया अल्टरनेटिव ये निकले और अब और बेटर तरीके से यहाँ पर सेशन को दिया जाए। तो हो सकता है 1-2 दिन की समस्या हो, सेशन ऐसी चले, कोई बात नहीं, एन्जॉय कीजिए, सब कुछ सेम है, एज इट इज़ है। आई होप आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हुआ होगा न्यूज़पेपर के साथ, न्यूज़पेपर के आर्टिकल कैसे पढ़ने होते हैं, कैसे यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं हमारे लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकता है, कैसे कैसे नोट्स बनाने होते हैं आर्टिकल से, वो आपको जानकारी मिल रही होगी। पेज नंबर मेंशन करें, आर्टिकल मेंशन करें, दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वापस से आपके साथ सेशन में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।